नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने एक करंट न्यूज़ जो चल रही है आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बारे में मैं कुछ प्रकाश डालूंगा इसके ऊपर, क्योंकि आप हाल ही में देख रहे हैं कि कुछ राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं। जैसे अभी कल परसों ही मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई है, अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में वोटिंग चल रही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक छोटा सा इशू आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड क्या है, तो उसको हम समझेंगे। चुनावी बॉन्ड को समझने से पहले हमको थोड़ा जानना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो चुनाव होने चाहिए फ्री एंड फेयर, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। स्वतंत्र से मतलब है कि कोई भी चुनाव किसी दबाव में और किसी बिना राजनीतिक दबाव में चुनाव हो। इसके लिए जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक आपका चुना गया प्रतिनिधि सही तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में, जिसे हम संसद या विधानसभा कहते हैं, वहां आएगा नहीं, तो वो जो लोकतंत्र का जो आधार है वो सही तरीके से सिद्ध नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि वो देश लोकतंत्र जब भी कहलाएगा जब वहां पर चुने गए प्रतिनिधि बिना किसी दबाव के काम कर सके। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जब चुनाव आते हैं, किसी राज्यों में चुनाव आते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव हो, चाहे वो राज्य सरकार के चुनाव हो, तो आप देखते हैं कि चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियां भरसक प्रयास करती हैं और ऐसी ऐसी लुभावने वादे आपसे किए जाते हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो आपके लिए ये करेंगे, बिजली माफ कर देंगे, कर्ज माफ कर देंगे, और आपको चुनाव के समय आपको फ्रीबीज यानी रेवड़ियां भी एक तरीके से एक राजनीतिक शब्द है, उसका प्रयोग किया जाता है अच्छी तरीके से। तो एक शब्द आता है इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड। यह सब देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, और इसको तो हम समझेंगे ही। और दूसरी बात हम ये भी समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिस चीज के लिए लाया गया था, जिस परिप्रेक्ष्य में लाया गया था, क्या वाकई में वो आधार, वो उद्देश्य सही सिद्ध हुआ? क्या वो अपना सही सकारात्मक रूप ले पाया इलेक्टोरल बॉन्ड? उसको हम देखेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड बॉन्ड की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 2017 में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2018 में। उस समय हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली इसको लेकर आए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड को। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों में फंडिंग हो रही है, उन्हें जिस प्रकार से डोनेशन दी जा रही है, उसका ये आधार पता नहीं चल पा रहा कि
जो डोनेशन राजनीतिक पार्टियों के पास आ रही है वो कहाँ से आ रही है, कितनी फंडिंग आ रही है, कौन कौन उसे दे रहा है। तो एक तरीके से उस पर अंकुश लगाने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसको लेकर आए, इलेक्टोरल बॉन्ड को, और इसका इंप्लीमेंटेशन कर दिया 2018 में। ठीक है, लेकिन आपके सामने, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इससे पहले क्या होता था। इससे पहले ये होता था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर डोनेशन ले रही है, फंडिंग ले रही है, तो वो ले सकती है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये ले सकती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। अगर 20,000 से ज़्यादा कोई भी राजनीतिक पार्टी लेती है तो उसको इलेक्शन कमीशन के पास भेजना होगा, और इलेक्शन कमीशन देखेगा कि किस व्यक्ति ने उसको डोनेशन दिया। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन के पास ऐसे सारे व्यक्तियों की सूची होगी जो 20,000 से ज़्यादा, जो 20,000 से ज़्यादा राजनीतिक चंदा पार्टियों को दे रहे हैं। अगर ऐसी कोई पार्टी जो 20,000 से ज़्यादा चंदा ले रही थी और वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं भेज रही है उसकी जानकारी, तो इलेक्शन कमीशन से जो राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स पर रिबेट मिलती थी वो रिबेट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 2017 से पहले 20,000 रुपये कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी को दे सकता था। अरुण जेटली जी ने क्या किया, अरुण जेटली जी ने क्या किया, अरुण जेटली जी ने इस 20,000 रुपये से क्या किया, इस 20,000 रुपये को कम करके कर दिया 2,000 रुपये। ठीक है, कि अब 2,000 रुपये ही कोई पार्टी डोनेशन के रूप में ले सकती है। इसी बीच में क्या हुआ कि अरुण जेटली जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट लेके आए। इसमें क्या हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड वो इसलिए लेके आए कि इससे मालूम पड़ेगा कि व्यक्तियों को कौन चंदा दे रहा है, कौन डोनेशन दे रहा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड एक टूल है किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देने का, डोनेशन देने का, फंडिंग करने का। समझ गए आप लोग। अब थोड़ा सा हम समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। ठीक है, और इलेक्टोरल बॉन्ड जिस लिए लाया गया था कि वाकई में इलेक्टोरल बॉन्ड सफल हो पाया, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में लाया गया और इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया 2018 में। ठीक है, जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया तो कुछ एक्ट थे, उन एक्ट में मामूली रूप से कुछ बदलाव किए गए, जैसे कंपनी एक्ट, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, आरपीए एक्ट और एफसीआरए और रिजर्व
बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको बात समझिएगा, जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया तो कुछ एक्ट में क्या किया गया, मामूली रूप से बदलाव किया गया। वो क्या था, एक था कंपनी एक्ट, एक फाइनेंस एक्ट, एक इनकम टैक्स एक्ट, एक आरपीए एक्ट, एक एफसीआरए। एफसीआरए मतलब क्या, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी जो बाहर से पैसा आता है अपने देश में, उसको क्या करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, उसको बोलते हैं एफसीआरए। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 934। अब देखिए कंपनी एक्ट में कंपनी एक्ट में क्या चेंज किया गया। कंपनी एक्ट में यह चेंज किया गया कि पहले क्या था, पहले यानी 2017 से पहले, बिफोर, ठीक है, उसमें क्या था कि कोई भी कंपनी किसी राजनीतिक पार्टी को उतना ही चंदा दे सकती है जितना वो अपने लाभ का 75% हो, यानी अपने लाभ का 75% ही 75 नहीं, 7.5% ही क्या कर सकती है, अब उसका राजनीतिक चंदा दे सकती है। कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% ही डोनेशन दे सकती है, पहले ये था। लेकिन इस कंपनी एक्ट में क्या कर दिया गया, इस कंपनी एक्ट में चेंज किया गया और क्या किया गया, इसको हटा दिया गया और क्या कर दिया गया कि 100% प्रॉफिट का 100% प्रॉफिट का क्या क्या दे सकती है, डोनेशन दे सकती है। इनकम टैक्स में चेंज किया गया, इनकम टैक्स में ये चेंज किया गया कि अगर कोई कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी चंदा देती है तो उसको उसको क्या मिलेगी, इनकम टैक्स में क्या मिलेगी, उसको मिलेगी इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, रिबेट मिलेगी। ठीक है, और एफसीआरए में क्या किया गया, एफसीआरए में ये किया गया, जो शेल कंपनी होती हैं, शेल कंपनी यानी शेल कंपनी होती है, उन्हें बोलते हैं फर्जी कंपनी, जो केवल कागजों पे दिखती हैं, एक्चुअल में नहीं होती हैं। शेल कंपनी का मतलब ये होता है कि जो कंपनी केवल कागजों में दिखे, एक्चुअल में नहीं है, उसके द्वारा क्या हो रहा है, इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको क्या हो रहा है, उनको कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उनको फंडिंग की जा रही है। बात समझ रहे हैं। अब जो मान के चलिए कि कोई बाहर की कंपनी और उसकी कोई बाहर की कंपनी है, उसकी शेल कंपनी इंडिया में है, और वो शेल कंपनी क्या कर रही है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रही है। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई कोई बाहर की ताकत, उसका इंटरफेयर किसमें हो गया, उसका इंटरफेयर अपने यहां राजनीति में हो गया, यानी अब उसका पूरा कंट्रीब्यूशन हो गया कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार किसकी नहीं बनेगी। बात समझ रहे ना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी चेंज किया गया, इनकम टैक्स में भी चेंज किया गया। तो आप ये समझ लीजिए इन पांचों एक्टों में क्या किया गया, चेंज किया गया मामूली रूप से। ठीक है, आप समझ गए बात। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो इशू कैसे होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कैसे होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को आप समझ लीजिए कैसे मिलेगा, जैसे आपको लेना है इलेक्टोरल बॉन्ड तो कैसे मिलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड जो इशू होता है वो पहले आप 1,000 रुपये का भी ले सकते हैं, 10,000 रुपये का भी ले सकते हैं, 1,00,000 रुपये का भी ले सकते हैं, 10,00,000 रुपये का भी ले सकते हैं। ठीक है, और 1 करोड़। यानी एक आम आदमी भी किसी भी पार्टी को
डोनेशन दे सकता है। ठीक है, अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो मिलेगा कहाँ से मिलेगा, कैसे इशू होगा? तो उसके लिए एक एसबीआई बैंक है, इसको क्या किया गया है, इसको अधिकृत किया गया है, अधिकृत सॉरी, ऑथराइज किया गया है कि इसी बैंक से क्या मिलेगा, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता कैसे है? इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसे मिलता है जैसे मान के चलिए कोई एक्स वाई जेड कंपनी है या एक्स वाई जेड कोई व्यक्ति है, ये एसबीआई है और ये कोई एबीसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है। एक्स वाई जेड को एबीसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या देना है, इलेक्टोरल बॉन्ड देना है। तो वो देगा कैसे? एक्स वाई जेड क्या करेगा, जाएगा एसबीआई। कहाँ जाएगा? एसबीआई। इस एसबीआई में एक्स वाई जेड का क्या होगा, खाता होगा। तो जो एसबीआई है वो क्या करेगा, इसको एक फॉर्म देगा। किसको? एसबीआई एक्स वाई जेड को क्या देगा, फॉर्म देगा। इस फॉर्म पे सारी डिटेल होगी, इसकी सारी डिटेल होगी एक्स वाई जेड की, नाम, एड्रेस, ठीक है, आपका पैन कार्ड, सब कुछ होगा, कंपनी का नाम, सब कुछ होगा। ये फिल करके किसको दे देगा, एसबीआई को दे देगा। ठीक है, मतलब जब ये गया बैंक में बॉन्ड लेने के लिए तो एसबीआई ने से पूरी जानकारी ले ली कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, पैन कार्ड क्या है, केवाईसी, मतलब आप समझ रहे ना। और बदले में क्या दे दिया, बदले में इसे इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया। कौन सा दे दिया? चाहे वो 1000 का ले, 10,000 का ले, 1 लाख का ले, 10 लाख का ले, 1 करोड़ का ले, और जो लेगा वहां पर केवल मेंशन होगा कि इस व्यक्ति ने 1 लाख का बॉन्ड लिया है, बस। बाकी इस व्यक्ति की, इस कंपनी की कोई भी डिटेल इस फॉर्म पर नहीं होगी। समझ गए? बॉन्ड के ऊपर एक्स वाई जेड की कोई भी डिटेल नहीं होगी। अब इस एक्स वाई जेड का, अब एक्स वाई जेड इस बॉन्ड को लेके, इस बॉन्ड खुद लेके या इसका कोई फ्रेंड या ड्राइवर, एसबीआई एक्स वाई जेड एबीसी, ठीक है, ये बॉन्ड लिया, ये डिटेल भरा दी इनने। अब ये बॉन्ड लेके इसका कोई फ्रेंड या कोई ड्राइवर इस जाके इसको दे देगा, एबीसी को। और एबीसी क्या करेगा, एबीसी बैंक में जाएगा और इसको क्या कर लेगा, इसको कैश कर लेगा। समझ गए आप? अब आपने समझा कि इस एबीसी को किसने बॉन्ड दिया, मालूम पड़ा? नहीं पड़ा। इसे बोलते हैं एनोनिमस फंडिंग, यानी किसने फंड किया वो पता ही नहीं है। किसको पता नहीं है? एबीसी को तो पता है, एबीसी को तो पता होगा। क्यों पता होगा? वो पता ऐसे होगा कि जो एक्स वाई जेड है, मान के चलिए अगर वो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, तो एसबीआई अंडर में किसके, आरबीआई के, और आरबीआई किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के। तो ये तो पता कर लेगा आराम से एबीसी, ठीक है। और ये एबीसी यही पता कर लेगा कि किस दूसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को फंडिंग करी है। भाई इसके पास तो पूरी अथॉरिटी है ना पता करने की, क्योंकि एसबीआई किसके अंडर में काम कर रही है, आरबीआई के, और आरबीआई किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के। तो
एक बात आती है कि अब जो दूसरा व्यक्ति फंडिंग कर रहा है दूसरी पार्टी को, तो वो क्या कर सकता है? जो दूसरा व्यक्ति दूसरी पार्टी को फंडिंग कर रहा है, तो उसका क्या हो सकता है? उसका शोषण हो सकता है। जो रूलिंग पार्टी है वो क्या कर सकती है? उसका शोषण कर सकती है, क्योंकि वो तो पता लगा लेगी कि आपने हमें फंडिंग करी नहीं है, आपने उस पार्टी को फंडिंग करी है। जैसे जैसे मान के चलिए, मैं आपको बताता हूं कि ए व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया XYZ को, ठीक है, ठीक बात समझ गए। और बी व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया HBC को, ठीक है, और ये पार्टी सत्ता में आ गई और ये पार्टी सत्ता में नहीं आई, तो ये तो पता लगा लेगा ना कि बी ने HBC को दिया था, और ये क्या करेगा? ये इसका क्या करेगा? मिसयूज करेगा, इसका शोषण करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि फंडिंग आपने मुझे नहीं करी, अब आपने उसको फंडिंग करी। बात समझ गए? ठीक है, तो ये भी एक माइनस पॉइंट है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। अब आपको जानना चाहिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है वो मंथ के, साल के, फोर मंथ यानी क्वार्टरली इशू होता है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में, ठीक है। और ये इनिशियली 10 डेज में मिलेगा आपको। साल में 4 महीने में इशू होता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में। और जनवरी के 10 दिन में, पहले 10 दिन में इशू होगा, अप्रैल के 10 दिन में इशू होगा, जुलाई के 10 दिन में इशू होगा, अक्टूबर के 10 दिन में इशू होगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अगर इशू होता है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी को 15 दिन के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर इसको बैंक ले जाकर क्या करना पड़ेगा? उसे बनवाना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर। अगर 15 दिन के अंदर अंदर ऐसा नहीं होता है तो ये बॉन्ड प्रधानमंत्री का एक फंड है, उसमें चला जाएगा, ठीक है। या तो समझे आप? इलेक्टोरल बॉन्ड हर किसी पार्टी को नहीं दिया जाता। इलेक्टोरल बॉन्ड में यह है कि RPA एक्ट 29A में यह कहा गया है कि कोई भी पार्टी लास्ट इलेक्शन में 1% वोट क्या किया हो, उसने प्राप्त किया हो, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने 1% वोट प्राप्त किया है तो उसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा। समझ पाए आप? ठीक है, या तो समझे आप? अब आपको ये देखना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाया गया था कि पार्टियों को कहाँ से फंडिंग मिल रही है, कहाँ से फंडिंग नहीं मिल रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए कि कोई भी पार्टी किसी बाहर की कंपनियों से पैसा ना ले, और एक तरीके से उस पर निगाह रखी जा सके कि किस पार्टी को फंडिंग कहाँ से मिल रही है। लेकिन
आपको मैंने समझाया कि आपको लगता है ऐसा कि ऐसा जिस चीज़ के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया गया था वो सफल हो पाया? सफल नहीं हो पाया। अब आपको देखना होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से क्या आता है? पैसा आता है पार्टियों के पास, और उस पैसे का वो क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं चुनावों में, करते हैं वायदे करके। इसे कहते हैं फ्रीबी। क्या कहते हैं? फ्रीबी, रेवड़िया। इसी चीज को लेके आपका एडीआर, ऑटोनॉमस डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और कॉमन कॉज, ये एक एनजीओ है, प्राइवेट एनजीओ, जो कि डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। और उन्होंने क्या किया, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पास सुनवाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको पेंडिंग कर लिया डिसीजन को कि इलेक्ट्रल बॉन्ड होना चाहिए, कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए, कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, तुरंत अभी डिसीजन देने वाला, पेंडिंग डिसीजन है। इसमें एक बात ये होनी चाहिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी जो बॉन्ड है, उसका सही तरीके से यूज हो, इसमें भूमिका होनी चाहिए आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करे, या इलेक्शन कमीशन के पास वो सारी डिटेल आए कि किस किस व्यक्ति ने इसको फंडिंग करी, किस व्यक्ति ने फंडिंग नहीं करी। और आपको आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड इशू होते हैं वो 90% उस पार्टी को जाते हैं जो पार्टी सत्ता में होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है। अब बताइए, जो 90% बॉन्ड उस पार्टी को जा रहे हैं, सत्ता में होती है, तो इसके पास पैसे की पूरी ताकत होगी, और पैसे की पूरी ताकत होगी तो ये प्रयास करेगी कि जो और पार्टियां हैं जो चुनाव में खड़ी हुई हैं, उनको किसी तरीके से खत्म किया जाए, उनको उनके सामने, उनको अपनी पार्टी के सामने बौना बना दिया जाए, लोगों के सामने ऐसे ऐसे वादे किए जाएं कि लोग उन पार्टियों को ना देख के उस पार्टी की तरफ देखें जो उनसे वादे कर रही है। और वादे कौन करेगा? जिसके पास पैसे की ताकत होगी, फंडिंग होगी, अनाप शनाप पैसा होगा। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे एक तरीके से अंकुश लगने की आवश्यकता है। पारदर्शिता उस पर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी किसी प्रकार से दिखाई नहीं दे रही है। और आम आदमी जो कहता है, आम आदमी का जो अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, वो जानना चाहता है कि किस पार्टी को कहां चंदा मिल रहा है। अगर हमारे हम जिनको वोट दे रहे हैं, हम जिनको चुन के भेज रहे हैं, उन्हीं व्यक्तियों को सूचने का अधिकार नहीं है, उनको ही राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या आप मुझे बताइए कि ये लोकतंत्र सही तरीके से चल पाएगा? इसलिए थोड़ा सा प्रयास किया मैंने आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड समझाने का, ठीक है? आप उसको देखिएगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है, उस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अपना निर्णय सुनाने वाला है, तो मैंने सोचा कि आपको समझा दिया जाए इलेक्ट्रल बॉन्ड। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ऐसे ही मैं आता रहूँगा आप लोगों के सामने। नमस्कार।